साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार। संप्रति में स्वागत है। पंचायती राज व्यवस्था, जी हाँ, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित कुमार झा। आप बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर इंजीनियर के पद पर आसीन हैं। पशु चिकित्सा महाविद्यालय से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर झा, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जोहार। जोहार। सर, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि ये पंचायती राज व्यवस्था आखिर है क्या, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था जो है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इसका पंचायती राज यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पंचायती राज को अगर हम देखेंगे दो शब्दों में, तो पंचायती राज में क्या है कि यह 5 लोगों का एक समूह हम लोग मान सकते हैं, जो कि 5 लोगों का एक समूह होगा, जो कि न्याय व्यवस्था के बारे में अपनी राय देंगे। और यह स्थानीय स्वशासन, इसको हम लोग कह सकते हैं कि पंचायती राज हम लोग स्थानीय स्वशासन से जोड़ सकते हैं। और यह हम लोग जानते हैं कि भारत में यह परंपरा बहुत पुराने समय से रही है। वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो पंचायती राज उस समय भी किसी न किसी रूप में विद्यमान थी, मौर्य काल में भी थी, ब्रिटिश पीरियड में भी थी, और अभी वर्तमान समय में भी पंचायती राज संस्थाएं काम कर रही हैं। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वह है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि हमने बताया अभी, स्थानीय स्वशासन मतलब शासन जो है, जो ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं उनके हाथों में हो, उनके द्वारा संचालित हो, और कैसे ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी पहुंचे और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन उसमें हो। तो ये पंचायती राज व्यवस्था का एक हम लोग सारा, जो भी व्यवस्था हो ग्रामीणों के हाथ में हो, वो लोग अपने पसंद से चुने अपना एक निर्वाचित सदस्य और उसके थ्रू आगे बढ़े। मेरे ख्याल से यही ना? जी जी जी, जी। ठीक है। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसके तहत जो होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर क्या है ये पूरा। जी जी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, या उसको हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं। हाँ। तो यह प्रोग्राम जो है, यह भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो एक इटावा पायलट प्रोजेक्ट पहले चल रहा था। पायलट प्रोजेक्ट था वो अल्बर्ट मेयर के द्वारा, कहीं ना कहीं उसी से उसकी संकल्पना ली गई थी। क्योंकि आप देखेंगे कि बिफोर इंडिपेंडेंस स्पोरेटिक अप्रोच बहुत सारा रहा, बहुत सारा कार्यक्रम चला, जिसमें कि गुड़गांव एक्सपेरिमेंट हैं, मार्थेंडम एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स चले। तो ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट के ही कॉन्सेप्ट पर लेकर अल्बर्ट मेयर के द्वारा जो चलाया गया था, ये आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या था कि इसमें हर सेक्टर को टच किया गया। उसमें कैसे गांवों का विकास हो, अगर आप देखेंगे कि कृषि का हम लोगों को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, गांव में जो संपर्क सड़क हैं उनको कैसे जोड़ा जाए, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने को लेकर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने को लेकर, तो इसको लेकर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया। लेकिन यह कार्यक्रम आप बोल सकते हैं कि पूरी तरह सफल नहीं रही, क्योंकि एक जो इसकी कमी आती है कहीं ना कहीं, उसमें आता है कि जनता की सहभागिता कम रही इस कार्यक्रम में, जिसके कारण ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। और फिर आगे अगर हम जोड़ेंगे तो इसी से आगे बढ़ने के क्रम में एक नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, NES, जी बिल्कुल सही आपने कहा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो है उसको फिर लाया गया। लेकिन वो भी कार्यक्रम मिला जुला के कहीं ना कहीं वो भी नहीं। तो मुझे बीच में रोकना है जी। क्या ऐसा
किसी विशेष क्षेत्र में जैसे स्वच्छता या स्वास्थ्य, इन सब विषयों पर कार्य हो? बहुत सारे विषयों में इसमें, क्योंकि ओवरऑल हम लोगों को था क्या कि कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, तो कम्युनिटी का डेवलपमेंट करने के लिए आपको एजुकेशन सेक्टर में भी काम करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम करना पड़ेगा, हेल्थ सेक्टर में भी काम करना पड़ेगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करना पड़ेगा। तो इन सारे सेक्टर को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि कैसे कम्युनिटी का डेवलपमेंट करें, उसी को लेकर यह कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। मैं एक ग्रामीण हूँ डॉक्टर साहब, और मुझे पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ना है, इसके फायदे लेने हैं और लोगों तक भी फायदा पहुँचाना है। कैसे जुड़ूं और क्या करूं? जी, जैसे कि अगर आप ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं तो हम लोग जानते हैं कि आप एक इलेक्टोरल होते हैं, एक ग्राम सभा होती है, उसमें ग्राम सभा जैसे हम लोग बात करते हैं त्रिस्तरीय संरचना डेमोक्रेसी में, जो हमेशा बात होती है कि लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। ग्राम सभा अगर सशक्त होना है तो क्या होना है कि ग्राम सभा में जो वोटर हैं, जो उस गांव के हैं, वो बैठेंगे उसमें, वहां पे सारी योजनाएं वहां से पास होनी चाहिए कि आपके गांव की जो बेसिक नीड है, अगर आपके गांव में नाला चाहिए, पुल पुलिया होना चाहिए, तो वो ग्राम सभा से, तो आप ग्राम सभा के मेंबर हैं। अगर आपको डेमोक्रेसी में विश्वास तो है ही हम लोगों को, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो अगर आपको उसमें शामिल होना है तो अब अगर आपको इच्छा है तो जो चुनावी प्रक्रिया है फिर आपको उसमें आना पड़ेगा, या नहीं तो अगर है कि पंचायती राज से आपको काम, तो आपके यहाँ वार्ड सदस्य होंगे, तो उसकी जो त्रिस्तरीय संरचना है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, जो जहाँ के आप वोटर हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में जाके आप अपना काम कर सकते हैं। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जो महात्मा गांधी का जो सपना था कि डेमोक्रेसी जो है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर हमारा आए, लोगों तक बिल्कुल पहुंचो, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए तो लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन यह एक विशाल संख्या में लोग निर्वाचित होकर जनप्रतिनिधि आते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि आगे हम लोग जब बात करते हैं अगर 73वें संविधान संशोधन की, तो एक महिलाओं को भी उससे एक बहुत बड़ा एक हथियार मिला है, क्योंकि महिलाओं को उसमें आरक्षण भी दिया गया पंचायती राज व्यवस्था में, अनुसूचित जाति वर्ग को, अनुसूचित जनजाति वर्ग को, और बहुत सारे लोग इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, चुनावी प्रक्रिया के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और पंचायत में निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं। एक नेतृत्व क्षमता भी विकसित हो रही है, तो इसमें लोग जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं, और अल्टीमेटली तो जनता को ही फायदा है कि योजना जो है, जो बिल्कुल आपके नीचे स्तर पे जो आ रही है, वो इम्प्लीमेंट होगा ग्राउंड लेवल पर आके। यह व्यवस्था तो वैसे 1952 से, जैसे आपने बताया, कि चल रही है, लेकिन ये जो 73वां संशोधन जिसको हम लोग कहते हैं, क्या इस समय संवैधानिक हुआ या इससे कैसे जोड़ रहे हैं हम लोग? जी, 73वां संविधान संशोधन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पे हम लोगों को जाना पड़ेगा कि 73वां संविधान संशोधन को जैसे हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला एक बलवंत राय मेहता कमेटी बना। बलवंत राय मेहता उस समय के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, तो बलवंत राय मेहता की कमेटी 1957 में बनी। उसके बाद जो प्रक्रिया आगे बढ़ी, उन्हीं के कमेटी के रिकमेंडेशन पर 2 अक्टूबर 1959 को भारत के राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी, और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसा के बाद पंचायती राज व्यवस्थाएं शुरू हुई, त्रिस्तरीय संरचना जो थी, और आगे जो कमी रही उसको लेकर 1977 में एक अशोक मेहता की कमेटी बनी कि क्या कमी रही और क्या सुझाव दे सकते हैं। अशोक मेहता कमेटी के सुझावों पर अमल करने में भी एक लंबा समय लगा, लगभग 1 दशक का भी समय लग गया। अच्छा। और 73वें संविधान संशोधन के पहले हम लोगों को 64वां संविधान संशोधन जानना होगा कि 64वां संविधान संशोधन लाया गया, लेकिन लोकसभा में वो बिल पारित हो गया, राज्यसभा में बिल पारित नहीं हो पाया। फिर 1992 में जाकर ये 73वां संविधान संशोधन लोकसभा से भी पास हुआ, राज्यसभा से भी पास हुआ, और जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है एक कानून बनने के लिए, संविधान संशोधन सभी को अपनाते हुए 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन भारत में लागू हो गया। और 73वां संविधान संशोधन लागू होने से इसने पंचायती राज व्यवस्था को एक मूर्त रूप दिया, और पंचायती राज व्यवस्था में जो अनियमितताएं थी बहुत सारी, की चुनाव समय पर नहीं हो रहे हैं, उन सारी अनियमितताओं को दूर की गई, और पूरे भारत में एक त्रिस्तरीय संरचना पंचायती राज व्यवस्था की लागू की गई, जिसमें कि गांव लेवल पे जो हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत, फिर जो अगला है पंचायत समिति। इस पर हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे, क्योंकि दर्शकों को ये बहुत जरूरी है जानना, और विस्तार पूर्वक इस पर आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पंचायती राज व्यवस्था तो बहुत पहले चालू की गई, यह व्यवस्था लागू की गई,
लेकिन उद्देश्य क्या था इसका? पंचायती राज का अगर आप देखेंगे मूल उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला जो मैंने पहले भी कहा अपनी बातों में कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। आपको मैंने जैसे पहले बताया कि एक लेवल पे पार्लियामेंट है, असेंबली है, हम एक लेवल पे लाए, ग्राम सभा को हम ले आए। डेमोक्रेसी को बिल्कुल हम लोग स्थानीय स्वशासन जो हम लोग बोलते हैं, लोगों की पहुंच तक लाए कि आम जनता जो है, जो गांवों में रह रही है, उनके पास शासन आया। और इसी को अगर हम आगे देखते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है, एक तो है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, नागरिकता की शिक्षा। एक नागरिक अगर हैं आप, तो आपको नागरिकता की भी जानकारी होनी चाहिए। नेतृत्व का विकास, लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप डेवलपमेंट ऊपर में अगर है और हमारे नीचे में नहीं हो रहा है लीडरशिप डेवलपमेंट, तो गांव के जो युवा हैं उनमें भी नेतृत्व क्षमता का कैसे विकास हो, वो कैसे लीड करें, वो अधिकारियों से कैसे बातें करें, वो कैसे योजनाओं को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें। ग्रामीण विकास पंचायती राज का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। रूरल डेवलपमेंट, कैसे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, ये है। फिर और भी इसमें कुछ सारे हैं, जैसे एक इंपॉर्टेंट अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें, तो एक है कि आर्थिक विकास, दूसरा सामाजिक न्याय, और तीसरा ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व का विकास। इसी को मैं ऐसे जोड़ दे रहा हूँ जी कि ये एक और टियर बनाने की क्यों आवश्यकता क्यों महसूस हुई, मतलब क्यों पंचायती राज व्यवस्था की आवश्यकता महसूस? जी, आवश्यकता इसीलिए महसूस हुई क्योंकि आम लोगों की पहुंच से अभी भी सत्ता बाहर थी। अगर एमएलए हैं, एमपी हैं, तो लोग उन तक जा पा रहे हैं, उनके काम हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पे बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर कोई गांव में अगर मान लीजिए कि कोई तालाब बनना है, कोई पुल पुलिया है, नाली है, जो भी तरह की व्यवस्था है, तो उसके लिए क्या है कि अब ग्रामीणों को अब क्या है कि शासन व्यवस्था उनके पास पहुंच गई। वहीं से आप वार्ड सदस्य भी चुन रहे हैं, वहीं से आपके पंचायत समिति के सदस्य भी चुने जा रहे हैं, वहीं से मुखिया भी चुने जा रहे हैं। तो आपकी पहुंच उन तक आसान है, आप अपनी बातों को रखेंगे और योजनाओं का क्रियान्वयन यहाँ पे आसानी से होगा। जो महात्मा गांधी का सपना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, तो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव था डेमोक्रेसी का, वो यह था कि आम आदमी के बीच में सत्ता हो और आम आदमी के द्वारा ही प्रजातंत्र में उनके द्वारा पूरी व्यवस्था को चलाई जाए, ना कि सिर्फ कुछ गिने चुने नुमाइंदे के द्वारा। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत खूब कहा, और ये महात्मा गांधी जी का सपना भी था, जन जन तक जाना, और जो निचले तबके के लोग हैं वो भी अपना खुद से बहाल कर सके, अपने सपनों को अंजाम देता हुआ देख सके। इसी को 3 लेवल में, त्रिस्तरीय जो बोलते हैं, जी, 3 टियर स्ट्रक्चर। हाँ जी, 3 लेवल में बांटा गया है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 टियर स्ट्रक्चर, त्रिस्तरीय संरचना। हाँ जी, ये जो है, ये मैं बता रहा हूँ कि पहले जैसे अभी मैंने बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, और उन दोनों का कैसे सुधार करते हुए बलवंत राय मेहता कमेटी बनी। बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर एक त्रिस्तरीय संरचना का रिकमेंडेशन किया गया। उनके द्वारा रिकमेंडेशन ये रहा कि ग्राम स्तर पर आप ग्राम पंचायत बनाएं, पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का आप गठन करें, और जिला स्तर पर जिला परिषद का करें। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, तो ब्लॉक स्तर वहाँ पे अपनी बात रखेंगे। हाँ, अपनी बात रखेंगे। ओके। और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद, मतलब प्रखंडीय स्तर पर। हाँ, प्रखंड स्तरीय पर। ओके। और उसके बाद फिर जिला का बार पूरा देखने के लिए जिला परिषद का ये होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। और ग्रामीण स्वशासन की बात जो हो रही है, वो पंचायती राज व्यवस्था कैसे बहाल करती है? ग्रामीणों का स्वशासन कैसे? ग्रामीणों का स्वशासन यही है कि जो प्रोसेस है, जो वोटर हैं वो तो ग्रामीण है। कोई भी जो, अगर आप देखेंगे इसमें मेन जो इम्फेसिस है, जो फोकस है, वो ग्राम सभा पर है। ग्राम सभा की बैठक एक तो नियमित होनी चाहिए। ग्राम सभा में कौन होंगे? उसके जो मेंबर होंगे, जो इलेक्टोरल होंगे वहां के, वो उसके वोटर होंगे, और ग्राम सभा के द्वारा ही तय हो कि क्या योजनाएं। तो आप क्या कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में जो पीपुल का पार्टिसिपेशन बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से है। ग्रास रूट लेवल से डेमोक्रेसी में जनता का जो पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो जनता तय कर रही है कि जनता को क्या चाहिए, उस गांव में क्या सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, क्या व्यवस्थाएं उनकी होनी चाहिए, उसको लेकर। तो बिल्कुल ये स्थानीय स्वशासन, मतलब अपने द्वारा शासन, तो जनता के द्वारा ये शासन हो रहा है, क्योंकि ग्राम सभा के द्वारा तय हो रही हैं सारी बातें। और बिल्कुल वही है कि आपके जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि आप जिनको चुन रहे हैं, चाहे वो वार्ड सदस्य हों, मुखिया हों, पंचायत समिति हों, जिला, सब बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में और डायरेक्ट उन्हीं लोगों के बीच में से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। तो वो अपनी बातों को अच्छी तरह से रख सकते हैं,
वो सुलभ होते हैं, कि वो अपनी बातों को उन तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसीलिए यह व्यवस्था लाई गई कि स्थानीय स्वशासन की, क्योंकि अगर विधायक हैं, सांसद हैं, तो व्यस्तता है, क्षेत्र बड़ा है, निर्वाचन क्षेत्र, समय वो कम दे सकते हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम हैं उनके। तो उसको लेकर इसीलिए ऐसी व्यवस्था लाई गई कि जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों तक, आम लोगों तक बिल्कुल आसानी से, वो उन्हीं के बीच एक उठता बैठता एक व्यक्ति है जो पंचायती राज का वो जनप्रतिनिधि है, तो वो आसानी से वो अपनी बातें रख सकता है। ग्राम सभा की बैठकें हो सकती, पंचायत में मिलना हो सकता है, प्रखंड में अपनी बातों को रख सकते हैं, बिल्कुल सर्वसुलभ होते हैं और उन्हीं के बीच से कोई एक व्यक्ति होता है। डॉक्टर साहब, आप तो पशु चिकित्सा महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, अपने छात्रों को पढ़ाते होंगे। मैं आपका एक छात्र मान लीजिए जी। अब मुझे पंचायत राज व्यवस्था के बारे में स्पैन में एकदम विस्तार पूर्वक बताइए, ताकि मैं सीधे सीधे पंचायती राज व्यवस्था को समझ लूँ और इसके जो भी फायदे हैं, जैसे जुड़ सकता हूँ मैं और जो फायदे उठा सकता हूँ, वो बताएं। जी, पंचायती राज व्यवस्था जैसा मैंने पहले भी बताया कि पंचायती राज बिल्कुल, आप अगर एक नट सेल में अगर आप बातें करेंगे तो एकदम बिल्कुल सिंपल वर्ड में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, जो 3 टियर, अगर हम लोग, एक तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की हम लोग बात, वैसे ही लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, ये हो गया। और पंचायती राज जैसा मैंने पहले भी बताया कि यह जो पुराने समय में था कि 5 लोगों का एक समूह होगा जो वो फैसला सुना रहे हैं, और स्थानीय स्वशासन की भी इकाई हो गई। और फायदा जहां तक आपने बताया, एक नागरिक होने के नाते आप पंचायती राज व्यवस्था में जुड़ सकते हैं। पंचायत का अपना सचिवालय भी होता है, पंचायत सचिव भी होते हैं, जहां आप अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर कोई समस्या आपके गांव के स्तर पर है, आपके पंचायत के स्तर पर है, तो मुखिया के सामने आप अपनी बातों को रख सकते हैं। क्या क्या योजनाएं सरकार के द्वारा आई जा रही हैं, उस योजनाओं का लाभ कैसे लेना है, कौन कौन उसमें पात्रता होनी चाहिए कि कौन लोग उसका फायदा ले सकते हैं, उसको लेकर आप उनसे मिल सकते हैं। आप अगर जाएंगे तो वार्ड सदस्य से मिल सकते हैं, पंचायत समिति सदस्य होते हैं, उसी में से कोई प्रमुख चुनकर आता है, आप उनके बीच अपनी बातों को रख सकते हैं। मुखिया जी से आप मिल सकते हैं कि मुखिया जी क्या क्या योजनाएं चल रही है सरकार के द्वारा, क्या क्या योजनाएं आई हुई हैं, कौन कौन बेनिफिशियरी हो सकते हैं, वो उनसे आप मिल सकते हैं। जिला परिषद के स्तर पर बहुत सारी बातें हैं कि जो जिला परिषद के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जाकर आप अपनी बातों को रख सकते हैं। और क्या क्या जो योजना है या किसी भी तरह की जो बातें हैं जो हमारे 3 टियर स्ट्रक्चर का है पंचायती राज का, आप उसके बारे में जान सकते हैं। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पंचायती राज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर डेमोक्रेसी को मजबूत बना सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपसे अगला सवाल करूंगा, लोकतंत्र की बहाली में कैसे पंचायती राज व्यवस्था जो है सहायक है, कैसे लोकतंत्र की बहाली में ये अपना हिस्सा योगदान देती है? लोकतंत्र की बहाली में ये इसीलिए मैंने बताया कि बिल्कुल जो महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट था कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे, तो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी जब होगा तो लोगों को लगेगा कि हम भी इस लोकतंत्र में एक भागीदार हैं। तो स्थानीय स्वशासन इसीलिए उसको हम लोग कर रहे हैं। जो 73वां जो संविधान संशोधन लाया गया, उसमें जो बातें रखी गई कि जो बिल्कुल है कि एक पंचायती राज व्यवस्था में एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो कि चुनाव कंडक्ट कराना है या मतदाता सूची से संबंधित जो भी कार्य हैं, एक वित्त आयोग का गठन होगा, हर 5 साल पे चुनाव होंगे, और पूरे भारत में कुछ जगह अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो त्रिस्तरीय संरचना होगी पंचायती राज की। तो ये सब अगर आप देखेंगे तो पंचायती राज कहीं ना कहीं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर लोगों को कनेक्ट कर रहा है। और मैंने पहले भी बताया कि ग्राम सभा की बैठकें जो होंगी वहाँ से बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे, और पंचायती राज बिल्कुल गांव से कनेक्ट है यह, क्योंकि पार्लियामेंट, असेंबली और एक अल्टीमेटली आपका डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल में, उसमें जनता की भागीदारी हो रही है और बिल्कुल जनता के द्वारा वो सब कुछ तय किया जा रहा है। तो इसीलिए पंचायती राज को आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल डेमोक्रेसी जो है वो ग्रास रूट लेवल पर। ये जो ग्राम पंचायत है जिनको कार्यभार सौंप दिया जाता है या योजनाओं की जानकारी दे दी जाती है ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए, इनको कौन मॉनिटर कर रहा है डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग का तो बहुत सारा सिस्टम है, लेकिन एक अगर हम लोग देखते हैं कि ग्राम सभा का जो होता है एक सोशल ऑडिट होता है, उसको हम लोग सामाजिक अंकेक्षण बोलते हैं। तो सोशल ऑडिट का एक्चुअली पर्पस क्या है कि सोशल ऑडिट में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट किया जाता है। जो उनके भागीदार हैं जो उसमें, वो खुद सोशल ऑडिट करते हैं ताकि एक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो कि जो चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल सही ढंग से चल रही हैं, यानी तो सोशल ऑडिट के द्वारा हम लोग ये सब तय करते हैं।
और ये सारा चीज़ हो रहा है समाज कल्याण के लिए। जी, समाज कल्याण के लिए जो ये एक ढांचा तैयार किया गया है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था कौन कौन से और कार्य कर रही है जिससे ग्रामीणों को सीधा फायदा पहुंचता है। मेरा संदर्भ स्वास्थ्य से है, शिक्षा से है, तो इसके बारे में जी जानकारी। आपकी बातें बहुत ही अच्छी हैं और ज्ञानवर्धक भी हैं। इसमें देखिए क्या है हमारा कि पंचायती राज में जो मैंने पहले बताया कि 73वां संविधान संशोधन लाया गया। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में 29 विषय ये रखे गए जिनका क्रियान्वयन पंचायतों के द्वारा होगा। पंचायती राज व्यवस्था ये 29 विषयों का क्रियान्वयन करेगी। अब इसमें मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं और पॉजिटिव बातों को लेकर ही ये करता हूं। बहुत सारे विषय हस्तांतरित हुए हैं पंचायतों को, क्योंकि पंचायती राज में 73वां संविधान संशोधन जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है वो पूरी जिम्मेदारी डाली गई है राज्य विधानमंडल पर। राज्य विधानमंडल ही फिर इस पे कानून बनाता है पंचायती राज पर। तो कुछ जगह है क्या कि 29 विषय में बहुत सारे विषय अभी भी हस्तांतरित नहीं किए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था को, लेकिन जो विषय किए गए हैं हस्तांतरित, उसमें मान लीजिए कि अब आपका शिक्षा का है, हेल्थ का है, कृषि का है, ऐसे ही बहुत सारी व्यवस्थाएं, कर संरचना की है कि कैसे टैक्स कलेक्शन उनको हो सकता है, आप क्या क्या व्यवस्था ला सकते हैं। तो बहुत सारी जो सब्जेक्ट हैं, 29 जो विषय हैं उसमें पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं। और उसमें जैसा आपने बताया कि कृषि का तो कर दिया है, जैसे शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, महिला उत्थान, महिला उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिनको कि पंचायती राज व्यवस्था के अंदर रखा गया है और पंचायतें उनको देख रही हैं, मॉनिटरिंग कर रही हैं। और जो ग्रामीण महिला हैं, पुरुष हैं, सब लोग उससे जुड़े हुए हैं और वो सारी चीज़ों का, सारी योजनाओं का फायदा कहीं ना कहीं सरकार से ले। गरीबी उन्मूलन के लिए कोई व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था में? कैसे मतलब उनको या तो उनका स्वरोजगार कराना या कुछ रोजगार के प्रति उनको और ज़्यादा बताना, ऐसा कुछ है? बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा, जैसे कोई भी योजनाएं चल रही हैं तो कहीं ना कहीं तो उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन पंचायती राज के लोग ही कर रहे हैं, वही देख रहे हैं। तो जो भी प्रोग्राम आपके चल रहे हैं जो पॉवर्टी एलिमिनेशन के हैं, तो वो पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा वो देखा जा रहा है, मॉनिटरिंग किया जा रहा है और वो उसको गाइड करते हैं और लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं। डॉक्टर साहब, ऑन दी टॉप अगर हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ऑन दी टॉप अगर हम इसके महत्व को जान लें तो मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हमारे ग्रामीण भाई भी जानना चाह रहे होंगे। अभी तो मेरे कई दर्शक लाइव हमारे से जुड़े हुए हैं, तो वो आपकी बातों से को सुन रहे हैं और सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं आपसे। तो ऑन दी टॉप इसके महत्व के बारे में हम लोगों को कुछ जानकारी दें। देखिए, पंचायती राज का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। पंचायती राज को अगर हम देखेंगे तो एक यह लंबा समय हो गया पंचायती राज। भारत में अगर आप देखेंगे तो 2 अक्टूबर 1959 को यह लागू किया गया राजस्थान के नागौर से। फिर डेवलपमेंट का फेजेज देखेंगे तो डिफरेंट कमिटीज बनाई गई इसमें पंचायती राज व्यवस्था में। बलवंत राय मेहता कमेटी बनी 1957 में, 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनी, फिर 1986 में LM सिंघवी कमेटी भी बनी, बीच में एक GVK राव कमेटी। तो डिफरेंट कमिटीज के द्वारा होते होते जो मैंने आपको बताया कि 73वें संविधान संशोधन को लागू करके इस पंचायती राज व्यवस्था को एक मूर्त रूप दे दिया गया और संवैधानिक दर्जा मिला इससे। चुनाव व्यवस्था लगातार होने लगी और एक लंबा जो अनुभव रहा। इसमें आप क्या देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की जो महत्ता रही, समर्थक तो तर्क देंगे कि हमारा पॉजिटिव भी रहा, कुछ लोग आलोचना भी करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में ये लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना है। जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, बिल्कुल ये एक बोल सकते हैं आप शिशु अवस्था जो था एकदम बिल्कुल, तो वहां से लागू किया गया। और इसमें क्या हुआ आप देखेंगे, जैसा मैंने बताया, सबसे बड़ी जो एक चीज रही, महिलाओं को भागीदारी मिली। आप जानते हैं कि जो रिकमेंडेशन था पहले की 33% जो आरक्षण हम लोग दिए थे, बाद में आप देखे होंगे कई राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया गया। तो महिला सशक्तिकरण का यह एक बहुत बड़ा टूल रहा। नेगेटिव पार्ट पे नहीं जाना है, लेकिन महिला सशक्तिकरण का यह इतना बड़ा टूल रहा कि आज आप देखेंगे कि 50% महिला जनप्रतिनिधि पंचायती राज में। तो महिला सशक्तिकरण के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम रहा। नेतृत्व का विकास हुआ। गांव स्तर पर जो लोग थे जिनमें नेतृत्व हम लोग ये नहीं करते, तो नेतृत्व का विकास उन युवाओं में हुआ, प्रशिक्षण हुआ, उनका कौशल विकास हुआ। और जो अधिकारी से दूर रहते थे, अधिकारी और जो युवा नेतृत्व और जो ग्रामीण नेतृत्व है, उनके बीच में एक संपर्क हुआ। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होती गई। आप देखेंगे कि जहां भी
महिलाएं अगर पंचायती राज में जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ महिलाओं में क्राइम का रेट भी कम हुआ, बहुत कम हुआ। साफ सफाई के मामले भी वहाँ बहुत सारे आए कि वो एरिया साफ है, सफाई को लेके कंसर्निंग बहुत ज़्यादा रहा। तो ये सारे बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट रहे जहाँ की बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। कुछ बातों को नेगेटिव अगर हम हटा दें तो ओवरऑल पंचायती राज युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, जो हमारे समाज में जो लोग बिल्कुल अलग थलग थे, जो कि सत्ता में जिनकी भागीदारी ही नहीं थी, तो यह जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, तो सत्ता में उनकी भी भागीदारी में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया और इस लोकतंत्र में उनकी भी भागीदारी बढ़ी। तो इससे क्या हुआ कि अल्टीमेटली आपका डेमोक्रेसी मजबूत हुआ। लोगों में यह विश्वास हुआ कि मैं भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक पार्ट हूं और मेरी भी हिस्सेदारी है, मेरी भी जवाबदेही है और इस प्रक्रिया में, इस व्यवस्था में मेरी भी सुनी जाती है, मेरी भी अधिकारों की भी रक्षा हो रही है और आम आदमी इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ और डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई पंचायती राज व्यवस्था से। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक छोटा सा सवाल और, पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कैसे, या इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? जी, बिल्कुल सही सवाल है आपका। पंचायती राज व्यवस्था का निर्वाचन जो है यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। यह जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है और पंचायती राज का चुनाव हर 5 वर्ष के कार्यकाल पे होता है। कहीं अगर मान लीजिए बीच में कोई परिस्थिति हो गई तो उसमें नियम है कि 6 महीने के अंदर फिर वहाँ चुनाव कराना है। अब उसको लेकर फिर मतदाता सूची का पुनरीक्षण या और भी जो काम है मतदाता सूची को लेकर, यह राज्य निर्वाचन आयोग करता है और पंचायती राज व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी जो है यह राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर निर्भर है, ये वही तय करती है। जी, तो दर्शकों, ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप बहुत कुछ आज पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जान गए होंगे और इसके लिए डॉक्टर अमित कुमार झा से बढ़िया कौन विशेषज्ञ मिलता जो आप लोगों को बताता। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आपसे। मिलते रहिए हमसे शुक्रवार को शाम को। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।